हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से बेंच केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम जो है वो बहुत करीब आ गया है अब। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स जो हैं वो भी ऑलमोस्ट पूरे होने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल्स जो हैं वो आपके सबके अच्छे रहे होंगे। और अब हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हमारे पास जो थ्योरी एग्ज़ाम है हमारा, उसमें हम बहुत अच्छा करके आएँ। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप चैप्टर्स को बार बार रिवाइज करें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लिखने की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा रखेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपकी लिखने की शैली होती है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, हैंड राइटिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है। और वो तब तब कर पाएंगे आप, अच्छा तब लिख पाएंगे आप जब आपके पास में चीज़ें जो हैं वो आपको याद रहेंगी। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम रफ नोटबुक जो हमारी है उसके अंदर बार बार चीज़ों को लिख करके देखें, जिससे हमें चीज़ें याद भी होंगी, लिखने का जो तरीका होगा वो भी इम्प्रूव होगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एमीन के बारे में। और इससे पहले जो भी लेक्चर्स मैंने डाले हैं उन सबको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके साथ उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो शुरुआत करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है एमीन का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर, वो है कि तृतीयक एमीन में जो नाइट्रोजन परमाणु है उसका संकरण क्या होता है। तो देखो, एमीन चाहे कोई सा भी हो, चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, हमें इस चीज़ का पता है कि एमीन में नाइट्रोजन जो होता है उसके ऊपर जो है वैलेंसी रहती है, तीन वैलेंसी, तीन संयोजकता रहती है। ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया भाई, एक बार तीन फ्री वैलेंसी यहाँ पर दिखा दी है। और नाइट्रोजन पे उपस्थित होता है एक लोन पेयर। ठीक है। अब अगर मैं कह दूं कि मुझे 1 डिग्री एमीन बनाना है तो मैं क्या करूंगा, एक किसी भी संयोजकता पे मैं एक एल्किल समूह लगा दूंगा और बाकी जो दो संयोजकताएं होंगी उन पे क्या रहेंगे, हाइड्रोजन। अब अगर आपसे पूछे जाए कि भाई ये 1 डिग्री अमीन है, इसमें बताओ संकरण क्या होगा, तो तरीका हमारा क्या रहता है बेसिकली, कि जो सिग्मा बंध है उनकी संख्या हम गिन लेते हैं और एक लोन पेयर हमारे पास में है, तो टोटल संख्या 4 हो जाती है। और 4 का मतलब संकरण क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है। अगर यहीं पे 3 डिग्री, जैसे इस क्वेश्चन में 3 डिग्री के लिए पूछा जा रहा है, तो मुझे अगर 3 डिग्री अमीन बनाना है तो मैं क्या करूंगा, 3 डिग्री एमीन में मैं जो तीनों संयोजकताएं हैं उन पे क्या लगा दूंगा, तीन एल्किल समूह और एक हमारे पास में क्या रहेगा, लोन पेयर। ठीक है। संख्या अभी भी वही आनी है, सिग्मा बंद जो है अभी भी भाई कितने हैं, तीन हैं, और एक हमारे पास में क्या है, लोन पेयर है। तो टोटल संख्या जो है इन दोनों की वो क्या हो जाएगी भाई, 4। और 4 का मतलब संकरण क्या रहेगा, sp3। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो आपको आपसे 1 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन का संकरण पूछ रहा हो, 2 में पूछ रहा हो या 3 डिग्री में पूछ रहा हो, संकरण अभी sp3 ही रहेगा हमेशा। इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है। दूसरी चीज हमें यह भी पता होनी चाहिए कि भाई sp3 संकरण का मतलब ये है कि नाइट्रोजन जो है उसने अपने एक s और तीन p कक्षकों को आपस में मिक्स करके चार संकरित कक्षक बनाए हैं। और इन्हीं चार संकरित कक्षकों की उपलब्धता रहती है नाइट्रोजन के पास, जिनमें से तीन संकरित कक्षक तीन सिग्मा बंध बना लेते हैं और एक संकरित कक्षक में लोन पेयर उपस्थित रहता है। क्लियर होती है बात भाई। तो अगला सवाल जो है हमारे पास वो क्या है, वो है एल्किल एमीन। थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, वो एल्किन लिखा हुआ वहां पे। एल्किल एमीन में बंद कोण का मान कितना होता है। तो देखो, एक बात सुनना भाई ध्यान से। हमें इस बात का पता लग गया कि भाई नाइट्रोजन जो है, हमारा जो एल्किल एमीन होता है या जो एमीन होते हैं जो भी, इनमें नाइट्रोजन का संकरण sp3 रहता है। और sp3 संकरण जो है इसके बंद कोण का मान, अगर आपके पास में कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें केंद्रीय परमाणु जो है उसका संकरण अगर sp3 है और अगर उस पर लोन पेयर नहीं है, जैसे आपने इसको देखा होगा CH4 को, तो CH4 में जो बंद कोण का मान है वो लगभग 109 डिग्री 28 मिनट रहता है। ठीक है। और वही sp3 संकरण हमारे एमीन में नाइट्रोजन का है, लेकिन यहां पर बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होकर के थोड़ा सा कम हो जाता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि यहां जो केंद्रीय परमाणु है नाइट्रोजन, उस पे लोन पेयर उपस्थित है। और उस लोन पेयर की उपस्थिति के कारण बंद कोण का मान थोड़ा घट जाता है और ये जो मान आता है वो लगभग आपका 108 डिग्री आता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, मैथिल एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कौन सा उत्पाद बनाता है। तो देखो भाई, अगर आप मेथिल एमीन की अभिक्रिया करवा रहे हैं, मेथिल एमीन क्या होगा, मेथिल एमीन हमारे पास में हो जाएगा, इसके CH3 के साथ में हम क्या लगा देंगे, CH3 के साथ हम लगा देंगे NH2। एक सेकेंड, ये कुछ इस तरीके से होगा। देखना भाई, ये है कहानी। ये है अपने पास में CH3NH2, और CH3NH2 की मुझे अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, CH3NH2 की मुझे अभिक्रिया करवानी है नाइट्रस अम्ल। और ये नाइट्रस अम्ल क्या होता है, नाइट्रस अम्ल होता है HNO2। तो होता ये है कि यहाँ पर भाई
जो प्रोडक्ट बनता है आपका वो बनता है CH3OH, मतलब अल्कोहल बनता है। इस अभिक्रिया में जो सह उत्पाद होते हैं वो एक तो N2 आपका बाहर चला जाता है सह उत्पाद के रूप में, दोनों नाइट्रोजन, और एक आपके पास में यहाँ से एलिमिनेशन होता है किसका, H2O का। क्या एलिमिनेट कर जाता है, H2O। तो सीधा सा हमें याद रखना है क्या बनता है, अल्कोहल बनता है CH3OH। एक कार्बन का क्यों बना है, क्योंकि हमने एक कार्बन का ही एमीन लिया था, इसलिए वहां पर एक कार्बन का अल्कोहल बन गया। उसके बाद में जो अगला सवाल है हमारे पास में वो क्या है, देखें, प्राथमिक एमीन अल्कोहलिक KOH के साथ CHCl3 विलायक में कौन सा यौगिक बनाता है। तो देखो भाई, प्राथमिक एमीन की जो ये अभिक्रिया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। प्राथमिक एमीन हमारे पास में, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि मेरे पास में CH3NH2 है, इसकी रिएक्शन आपको दे रखी है क्लोरोफॉर्म के साथ, इस रिएक्शन को याद भी रखिएगा। और इसके अलावा हमारे पास में KOH उपस्थित है, तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, यहाँ मैंने ले लिया KOH। इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है उसको जरूर याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यह है RNC बनता है भाई। RNC मतलब एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। और इस अभिक्रिया का नाम क्या है, तो भाई इस अभिक्रिया का नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया केवल 1 डिग्री एमीन जो है उनके द्वारा प्रदर्शित होती है। सही है। उससे अगला जो सवाल है भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्ब धनाइन सर्वाधिक स्थायी है। तो देखो, पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि आवेश चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो धनावेश हो चाहे वो ऋणावेश हो, आवेश यौगिक जो होते हैं, कंपाउंड जो होते हैं, उनके लिए परेशानी है। और हर कंपाउंड ये चाहता है कि उसके ऊपर जो आया हुआ चार्ज है वो चार्ज किसी भी तरीके से या तो कम हो जाए या फिर उसका विस्थानीकरण हो जाए। ठीक है, तो कम करने का तरीका तो ये है कि भाई अगर ऋणावेश है तो ऋणावेश को कम कौन करते हैं, -I करता है, -M करते हैं। ठीक है, ज्यादा बेसिकली आप ये कह सकते हैं -I करते हैं। और अगर आपके पास में कोई धनावेश आया हुआ है यौगिक के अंदर, तो उस पे उस धनावेश को कम करने का काम करते हैं +I समूह या +M समूह। ठीक है, अब जो हमें कंपाउंड दे रखे हैं उनमें कॉमन चीज ये है कि वो सब जगह पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। और पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी अगर मैं बात करूं यहां पर, तो मुझे पता है कि यहां जो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको कम करने के लिए कोई ऐसा समूह नहीं लगा हुआ है जो इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर पाए, क्योंकि सब जगह NO2 लगाया हुआ। और NO2 कैसा समूह है, NO2 है -M। -M का मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है। और अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह उपस्थित है तो वहां पर आवेश जो है या पॉजिटिव चार्ज जो है वो तो बढ़ेगा, फिर और कमी होगी इलेक्ट्रॉनों की। तो जरूरी ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये ऐसी जगह जाए ही नहीं जहां पर NO2 का -M काम करे या फिर सॉरी -I काम करे। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, चेक करो क्या कहीं किसी स्ट्रक्चर में उस पॉजिटिव चार्ज का विस्थानीकरण तो नहीं हो रहा। तो देखो, पहली संरचना में अगर मैं इस पाई बॉन्ड को उठा करके यहां ले आऊं कार्बन कार्बन के बीच में, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंच जाएगा NO2 से जुड़े कार्बन पे। और यहां अगर पॉजिटिव पहुंचता है तो NO2 जो है वो -I लगाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। फिर दूसरे में पहले ही ये कहां लगा हुआ है, देखो दूसरा जो स्ट्रक्चर उसमें पॉजिटिव चार्ज पहले से ही उस कार्बन पे जहां NO2 लगा हुआ है, तो यहां तो डायरेक्ट ही हमें पता है भाई क्या हो जाएगा, NO2 जो है वो -M से इस पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा। तीसरे में भी वही कहानी है भाई, जहां आपका पॉजिटिव चार्ज है उसी कार्बन पे NO2 लगा हुआ है, तो ये तो और ज्यादा कमी करेगा भाई इलेक्ट्रॉनों की और पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा। और फोर्थ स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, अगर इस पाई बॉन्ड को आप यहां ले आओ कार्बन कार्बन के बीच में, तो पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन छोड़ के ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट में क्या होगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव फिर से संयुग्मन है, तो यहां उतारोगे, इसको यहां उतारोगे, तो पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन छोड़ के यहां आएगा। लास्ट में इसको हाइड्रोजन से हम स्टेबलाइज कर देंगे। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई फोर्थ स्ट्रक्चर में जो आपका पॉजिटिव चार्ज है ये वो उस कार्बन पे गया ही नहीं जहां पे पॉजिटिव NO2 आपका लगा हुआ है। तो जो NO2 का -I है वो इस पॉजिटिव चार्ज को प्रभावित नहीं कर पाएगा, पॉजिटिव चार्ज को नहीं बढ़ा पाएगा, इसलिए स्थायित्व सबसे ज्यादा किसका होगा, दय का। और यहां पर ये बात लिखी हुई भी है, हिंट भी दे रखा है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह NO2 से धनावेश की दूरी क्या होनी चाहिए भाई, अधिकतम होनी चाहिए। और तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, डिस्टेंस से भी कर सकते थे, यहाँ डिस्टेंस मैक्सिमम है। ठीक है, कौन से एमीन यौगिकों का उपयोग रक्तचाप बढ़ाने में किया जाता है, तो भाई एड्रीनलीन और इफेड्रिन है, ये बायोलॉजी में भी पढ़ा जाता है। एड्रीनलीन और इफेड्रिन जो है इनका उपयोग होता है ब्लड प्रेशर बढ़ाने में, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा भाई। स्ट्रक्चर वगैरह कुछ आपसे बनवाएगा नहीं इनकी। दंत चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में उपयोगी यौगिक कौन है, तो भाई ये नोवोकेन है, नोवोकेन का उपयोग करते हैं हम दंत चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में। कौन सा प्रतिस्टेमिन यौगिक में तृतीय एमिनो समूह उपस्थित होता है, तो भाई बेनेड्रिल जो होता है इसमें आपका 3 डिग्री एमीन जो है ये उपस्थित होता है।
तृतीयक एमिनो समूह कहाँ रहता है? बेनेड्रिल में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपके पास में एक तो ये एमाइन है जो लिखा हुआ है यहाँ पर 2 डिग्री एमाइन है, और एक आपके पास में ये वाला एमाइन है, ये भी 2 डिग्री है, और ये पूछ रहा है कि इन दोनों में जो है ये किस प्रकार की समावयवता पाई जाती है। तो देखो एक चीज नोटिस करना भाई, 2 डिग्री एमीन जो होता है उसमें नाइट्रोजन बीच में रहता है, ठीक है, 1 डिग्री में किनारे पे रहेगा, 3 डिग्री में भी बीच में रहेगा। तो यहाँ जो 2 डिग्री अमीन हमें दे रखे हैं, इन 2 डिग्री अमीन में दोनों में हमें एक बात देखने को मिल रही है कि जो नाइट्रोजन एटम है ना उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, या आप ये कह दे कि नाइट्रोजन के दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या बदल रही है। यहाँ एक तरफ एक कार्बन था, एक तरफ 4 थे, दूसरे में क्या हुआ भाई, एक तरफ तो कितने हो गए भाई, 4 रहे, 1 2 3 और 4, और दूसरी तरफ कितने आ गए भाई, दूसरी तरफ आ गए आपके पास में 2 कार्बन। तो किस प्रकार की समावयवता है यहाँ पर? जो समावयवता है वो है आपकी मध्यावयवता। एक बात देखना भाई, यहाँ पे एक गलती हो रखी है क्वेश्चन में लिखने में, गलती हो रखी है कि ऊपर वाला ये जो एमाइन है आपका, इसमें कार्बन काउंट करिए आप कितने हैं, 5, और दूसरे वाले में कितने कर दिए उसने, दूसरे वाले में कर दिए 6। तो अगर यहाँ पर 5 कार्बन भी होते ना तो भी अपना काम हो जाता, 6 कार्बन नहीं ले सकते आप, क्योंकि समावयवता की पहली कंडीशन यही है कि अणुसूत्र समान होना चाहिए। तो ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखना, यहाँ पर भी आप 5 कार्बन होते तो क्या करते, एक तरफ 3 लगा देते, एक तरफ 2 लगा देते, तो भी बन जाता मध्यावयवी, तो मेटामेरिज्म जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, मेटामेरिज्म बोले तो मध्यावयवता, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद बनता है? तो भाई हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया जो है इसमें आपका प्राथमिक एमीन बनता है कार्बिल एमीन जो है वो भी 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया है, और हाफमान ब्रोमाइड में जो उत्पाद बनता है वो क्या है, 1 डिग्री एमीन है। क्लियर होती है बात? बात करेंगे आगे हाफमान ब्रोमाइड की डिटेल में, इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर की। जलीय विलयन में क्षारकता का सही क्रम क्या होगा? तो भाई एक बात सुन लेना पहले ही, फिर आप इस क्वेश्चन को डील करेंगे। आपके पास में जो एमीन की क्षारीयता का जो क्वेश्चन बनता है, वो क्षारीयता का क्वेश्चन जो है वो आपसे गैसीय माध्यम में भी पूछ सकता है और जलीय में भी पूछ सकता है, लेकिन मोस्टली अभी तक जितना भी देखा गया है भाई वो जलीय माध्यम में ही पूछता है, ठीक है, क्योंकि जलीय माध्यम में आपके पास में जो एल्किल समूह हैं उनका आकार जो है अगर बदलता है तो क्षारीय प्रकृति का क्रम भी बदल जाता है। गैसीय माध्यम में सिंपल 3 डिग्री सबसे ज्यादा क्षारीय, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होता है। तो इतना सिंपल सीधा तो पूछेगा नहीं जिसमें कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन होता है जलीय माध्यम वाले, तो जलीय माध्यम वाले कॉन्सेप्ट को आपसे पूछ सकता है। बात क्या है भाई, ध्यान रखना एक चीज का, बात यह है कि भाई अगर आपके पास में आर जो है ना, आर आर का मतलब एल्किल समूह, आर अगर आपको C2H5 लगा करके दे रखा है, या फिर आर आपको क्या लगा करके दे दे, CH3, जैसे यहाँ C2H5 दे रखा है सब जगह और एक अमोनिया डाल रखा है बीच में, ठीक है। तो अगर आपके पास में आर आपका C2H5 है, मतलब बड़ा एल्किल समूह है ना, तो जो क्षारीयता का क्रम होगा ना वो कुछ इस तरीके से बनता है 231, मतलब 231। सबसे आगे 2 डिग्री अमीन, क्षारीयता सबसे ज्यादा 2 डिग्री अमीन की, फिर उससे कम 3 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। और अगर आपका क्षार जो आपका एमीन है उसमें आपका आर जो है एल्किल समूह जो है वो छोटा एल्किल समूह है, तो यहाँ जो मान आता है वो आता है आपका 213, मतलब सबसे आगे अभी भी 2 डिग्री है, लेकिन अब कौन आ गया इसके बाद में, इसके बाद में आ गया 1 डिग्री अमीन, और सबसे पीछे कौन चला गया भाई, 3 डिग्री अमीन। क्लियर होती है बात भाई? अब देखो अगर बात करूं मैं अमोनिया की, तो अमोनिया जो है उसमें नाइट्रोजन पे कोई भी ऐसा एल्किल समूह नहीं लगा हुआ है भाई। एल्किल समूह बेसिकली करते क्या है, एल्किल समूह हम जानते हैं भाई चाहे कोई सा भी हो, एल्किल समूह क्या लगाते हैं, प्लस आई, प्लस आई लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन दान करेंगे नाइट्रोजन को, और नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दान करेंगे तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, और अगर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो नाइट्रोजन की क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी, ठीक है। तो अमोनिया से हमेशा ज्यादा क्षारीय होंगे एल्किल एमीन, नाइट्रोजन पे अगर एल्किल समूह लग गया तो अमोनिया से ज्यादा क्षारीय होगा वो, सही बात है भाई। तो आप पहली चीज तो ये ध्यान रखें, अमोनिया की क्षारीय प्रकृति हमेशा एल्किल एमीन से कमी होगी। उसके बाद में मैंने आपको तरीका बता दिया, आर अगर C2H5 है तो सबसे आगे कौन रहेगा, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब देख लो भाई ऐसा कहाँ है, तो देखो यहाँ सबसे आगे 2 डिग्री है, फिर आपका 3 डिग्री है, फिर 1 डिग्री, और सबसे पीछे कौन चला गया, अमोनिया। कर लोगे भाई? अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित का जलीय विलयन में क्षारकता का सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ देखो उसने एल्किल समूह जो है वो CH3 ले लिया बस, तो अब जो है वो ऑर्डर हमारा चेंज हो जाएगा। ऑर्डर चेंज कैसे होगा, हम इस बार क्या लिखेंगे, इस बार हम लिखेंगे 213, छोटा एल्किल समूह छोटा नंबर, बड़ा एल्किल समूह बड़ा नंबर। तो 213 के अकॉर्डिंग चले तो भाई 213 में 2 डिग्री ये रहा आगे, यहाँ 2 डिग्री आगे है, इसमें नहीं है तो ये तो बाहर हो गया पहले ही। फिर आएगा कौन, फिर आएगा 1 डिग्री, और फिर 3 डिग्री। तो ऐसा कहाँ पर है भाई, 2 डिग्री, फिर आपका इसको चेंज कर लेना भाई, ये गलत कर रखा है इसने, ये देखो यहाँ आपका जो आंसर है 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3, हाँ सही है भाई, बै बनेगा
सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, बै ही बनेगा, बै में ही दे रखा देखो 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री और सबसे लास्ट में अमोनिया। क्लियर होती है बात भाई। उसके बाद में एनिलीन का NH2 कौन सा निर्देशी प्रभाव दर्शाता है? तो देखिए भाई, एनिलीन जो है अगर उसकी मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, तो एनिलीन में आपसे रेजोनेंस भी पूछ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एनिलीन में जो नाइट्रोजन होता है वो कुछ इस तरीके से जुड़ता है भाई, नाइट्रोजन मतलब NH2 ये जुड़ गया भाई, ठीक है। और नाइट्रोजन पे क्या रहते हैं? नाइट्रोजन पे रहते हैं लोन पेयर। कितने लोन पेयर रहेगा? एक लोन पेयर। अब ये जो नाइट्रोजन है आपका, ये लोन पेयर वाले में डोनेट करता है, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड किस पे चला जाएगा भाई? कार्बन के ऊपर। तो जब आप इसमें रेजोनेंस करवाएंगे तो कैसे दिखेगा भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? यहाँ से 2-3 बातें हमें सीखनी है। ये 6 मेंबर रिंग, यहाँ पाई बॉन्ड रहेगा, यहाँ पाई बॉन्ड रहेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड के साथ क्या आ जाएगा? NH2। और नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। अगली स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव चार्ज कार्बन कार्बन के बीच में, और डबल बॉन्ड फिर से किसको दे देंगे? कार्बन को। तो इस तरीके से अनुनाद होगा। एक तो आपको इस अनुनाद की प्रैक्टिस अच्छे से करके जानी है भाई। फिनोल में पूछ सकता है, एनिलीन में पूछ सकता है आपसे, एनिजोल में पूछ सकता है। तो इस तरीके के जो भी कंपाउंड हैं जिनमें रिंग से सीधे जुड़े हुए परमाणु पर अगर लोन पेयर है, तो इस अनुनाद की हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब बात यह है कि भाई इस प्रभाव को बोलते क्या है, जिसमें NH2 अपना लोन पेयर वले में डोनेट कर रहा है, तो भाई इसको बोला जाता है प्लस एम या फिर प्लस आर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? वो है कार्बिल एमीन परीक्षण कौन से एमीनों की पहचान में प्रयुक्त किया जाता है? तो अभी मैं कुछ देर पहले बोला भी था भाई, ये 1 डिग्री एमीन जो होते हैं, प्राथमिक एमीन जो होते हैं, इनके परीक्षण में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र क्या है? तो ये पीछे भी हमने डिस्कस किया था। हिंसबर्ग अभिकर्मक जो है ये है C6H5SO2Cl। इसको बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड भी बोलते हैं। काम क्या है इसका? इसका काम है एमीनो का विभेदीकरण। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमीनो के विभेदीकरण में प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा होता है? तो वो हिंसबर्ग होता है। अगला क्वेश्चन देखें भाई। अगला जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछा जा रहा है कि C6H5NH2 एरो पे लिख के दे दिया गया NaNO2 और HCl। X क्या बनेगा? कॉपर चूर्ण दे दिया, HCl दे दिया, पूछ रहा Y क्या बनेगा, ठीक है। तो भाई ऐसी सिचुएशन में अपने ध्यान रखना है, अगर आपको 1 डिग्री अमीन नजर आ रहा है तो ये एनिलीन ही है, और एनिलीन क्या है भाई? 1 डिग्री दे रखा है हमें यहाँ पे। और एरो पे क्या लिखा हुआ है? NaNO2 और HCl। तो एक तो आपसे ही पूछ सकता है भाई इस अभिक्रिया का नाम क्या है? तो ये है डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है भाई? डाई एजोटीकरण अभिक्रिया है। तो डाई एजोटीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि भाई बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनेगा यहाँ पर, क्योंकि Cl माइनस है ना, तो Cl माइनस आएगा भाई हैलोजन। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड देखो कहाँ कहाँ बना रखा है, यहाँ 3 जगह बना रखा है। दूसरी बात उसने क्या किया, जो ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनेगा C6H5N2 प्लस और Cl माइनस, इसकी रिएक्शन कॉपर पाउडर और HCl से करवा रखी है। तो वो आपसे पूछना चाह रहा है कि यहाँ पर इस केस में क्या बनेगा? तो भाई इस केस में क्लोरोबेंजीन बनता है। अगर उसने कॉपर चूर्ण लिख के दे दिया और साथ में एरो पे क्या लिख के दे दिया? HCl, तो जो आपकी 6 मेंबर रिंग होगी, इस 6 मेंबर रिंग में आप किसको जोड़ देंगे? Cl को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसा कहां पर है भाई? ऐसा ऑप्शन फर्स्ट में है जिसमें क्लोरोबेंजीन बना हुआ है। हो जाएगा भाई, ठीक है। चलते हैं आगे। इसके बाद में जो अगला सवाल है हमारे पास वो क्या है? NaOH की उपस्थिति में एनिलीन के साथ एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो देखो भाई इस चीज को जरूर समझ लें एक बार। अगर आपके पास में एनिलीन है और आप एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो पहली चीज तो देखो करवाते क्यों हैं उसका भी रीजन बता देता हूं मैं आपको। होता ये है कि भाई ये आपके पास में एनिलीन है क्योंकि एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी दे रखा है भाई, बुक के अंदर है ये क्वेश्चन। ये आपके पास में एनिलीन है। हम अभी कुछ देर पहले इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि एनिलीन में जो नाइट्रोजन है ना, वो अपने लोन पेयर को रिंग में डोनेट करता है। रिंग में डोनेट करता है तो इस इफेक्ट को आप क्या बोलते हो? प्लस एम बोलते हो, ठीक है। अगर आपको कंट्रोल करना है इसको, इस NH2 के प्लस एम को कंट्रोल करना है, मतलब ये है कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है जो डोनेट हो रहा रिंग में, उसका डोनेशन कम हो। तो इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए या तो एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करवाई जाती है, या फिर करवाई जाती है एसिटिक एनहाइड्राइड से, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में करवाई जा रही है? NaOH की प्रेजेंस में। तो इससे होगा क्या वो सुन लीजिए भाई। होगा ये कि देखो यहां से एक हाइड्रोजन और एक Cl, डायरेक्ट समझ लें आप, और यहां से क्या बाहर चला जाएगा? HCl। तो प्रोडक्ट हमें कैसा दिखेगा? ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट दिखेगा। ये 6 मेंबर रिंग है, इस 6 मेंबर रिंग में रिंग से कनेक्टेड है नाइट्रोजन, जिसपे एक हाइड्रोजन बचेगा। अब यहाँ से जो बचा हुआ ग्रुप है उसको ला करके आप जोड़ दीजिए। तो मैं किसको जोड़ूंगा? C डबल बॉन्ड O और CH3। नाइट्रोजन पे क्या उपस्थित है? नाइट्रोजन पे उपस्थित है लोन पेयर। अब देखो आप, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये रिंग के साथ वले के साथ तो संयुग्मन में है ही है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये आपके
इस पाई बॉन्ड के साथ भी संयुग्मन में है, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो ये लोन पेयर यहां भी डोनेट हो सकता है दोनों तरफ। तो अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि भाई जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NH2 का जो नाइट्रोजन है पहले ट्रांसफर कर पा रहा था रिंग के अंदर, उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब उसका संयुग्मन दो तरफ है, तो भाई वो दोनों तरफ डोनेशन होगा उसका। तो इससे क्या होगा कि वलय में जो इलेक्ट्रॉन घनत्व पहले जितनी दर से बढ़ पा रहा था उतनी दर से अब नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को बोलते हैं एसिटिलिनाइड, आगे हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे भाई। देखो यहाँ पर आपको दिखा देता हूं मैं क्वेश्चन जो हमारा था वापस से, ये रहा। तो आंसर देखो ये रहा भाई, ए बन गया आपका, और इस कंपाउंड का नाम क्या है, एसिटिलिनाइड नाम है इसका। कर लोगे भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास में एनिलीन है, उसमें Br2 है, और नोटिस करने की बात क्या है, नोटिस करने की बात ये है कि एरो पे H2O भी लिखा हुआ है। तो एक तो तरीका ये है इस अभिक्रिया को लिखने का, दूसरा ये कि Br2 जो है ना, इसके ब्रैकेट में आपको एक्वस लिख के दे देता, मतलब ब्रोमीन जल जिसको कहते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, मैंने अभी आपको क्या समझाया था, अभी मैंने समझाया था कि वलय जो है आपकी एनिलीन की, उसकी ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, और अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है तो उसके कारण ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर जो आपका इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उसके आक्रमण की दर बढ़ जाती है। तो Br2 से हमें एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलता है, और वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन मिलता है, वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलता Br+। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सा एक काम कर दीजिए कि जो एनिलीन है ना, उसकी जो उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व वाली स्थितियां हैं, उन उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व वाली स्थितियों पे किसको जोड़ देंगे आप, उन उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व वाली स्थितियों पे Br को जोड़ देंगे। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, इसको ब्रोमीनीकरण कहा जाता है इस प्रक्रिया को, और ये आपका जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, से। उसके बाद में है आइसोप्रोपिल एमीन। आइसोप्रोपिल एमीन किस प्रकार का एमीन है, तो देखो आइसोप्रोपिल समूह कैसा दिखता है, आइसोप्रोपिल समूह ये रहा। यहाँ क्या आ जाएगा भाई, CH3 CH, यहाँ क्या आ जाएगा CH3, और यहाँ किसको जोड़ दूंगा मैं, NH2 को। तो आप देख लो, नाइट्रोजन के ऊपर अमोनिया में कितने हाइड्रोजन रहते हैं, 3, अभी 3 में से एक कम कर दिया, एक कम कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एमीन है ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। या आप ये देख लो, नाइट्रोजन से जुड़े हुए सीधे जुड़े हुए कार्बन कितने हैं, डायरेक्ट जुड़े हुए एक ही है, तो क्या बोल देंगे, 1 डिग्री एमीन। ठीक है भाई, कर लोगे। अम्लीय माध्यम में एसएन प्लस HCl से नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराने पर प्राप्त उत्पाद क्या होगा, तो भाई एसएन प्लस HCl से अगर आप नाइट्रोबेंजीन का क्या करवा देंगे, अपचयन करवा देंगे, तो नाइट्रोबेंजीन क्या होती है, नाइट्रोबेंजीन होती है ये NO2। ठीक है, एरो पे क्या लिखा हुआ है, एरो पे लिखा हुआ है एसएन प्लस HCl, और जब आप नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवाते हैं तो वो कुछ ऐसा दिख जाएगा, 6 मेंबर रिंग, और यहाँ किसको जोड़ देंगे भाई, NH2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा भाई, एनिलीन बन जाएगा। उसके बाद में है इस कंपाउंड का आपको IUPAC नेम बताना है, तो IUPAC नेम क्या करेंगे भाई, नंबरिंग कर लो 1 और 2। ठीक है, 2 कार्बन है, तो नाम क्या बन जाएगा, एथेन 1,2 डाइएमीन, जो आपको बै में दे रखा है। सही है, एथेन 1,2 डाइएमीन। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक उच्चतम है, तो देखो भाई क्वथनांक जो है वो निर्भर करता है किस पे, एक तो आपके अणु भार पे, तो जहां ज्यादा कार्बन होंगे वहां अणु भार ज्यादा होगा, और अणु भार ज्यादा होगा तो क्वथनांक ज्यादा आएगा। दूसरी बात, ब्रांचिंग ज्यादा होती है ना, शाखाएं ज्यादा होती हैं, तो वहां पर भी अणु भार घट जाता है, और ये हिंट के तौर पर यहाँ लिखा हुआ भी है। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो अणु भार होगा वो किसका होगा भाई, पहले कंपाउंड का होगा, क्योंकि उसमें 4 कार्बन है पहली चीज तो, और दूसरी बात उसमें शाखन भी मिनिमम है, न्यूनतम है भाई, है ही नहीं शाखन, ब्रांच है ही नहीं कोई। न्यूनतम पीकेबी वाला एमीन क्या है, तो भाई पीकेबी का आपको पता होना चाहिए, क्या होता है पीकेबी। तो एक तो होता है भाई केबी, केबी का मतलब है क्षारीय प्रकृति, जितनी ज्यादा होती है केबी का मान उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, कोई कंपाउंड है जिसके लोन पर डोनेट करने की या इलेक्ट्रॉन दान करने की जितनी ज्यादा कैपेसिटी होती है, जितनी ज्यादा क्षमता होती है, केबी उसका उतना ही ज्यादा आता है। और इसके इनवर्स होता है कौन, इसके इनवर्स होता है पीकेबी। तो मतलब क्षारीय प्रकृति ज्यादा, पीकेबी कम होगा। ठीक है, और या फिर मैं ये कह दूं कि भाई पीके भी अगर कम है तो क्षारीय प्रकृति क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप देखो भाई, अगर क्षारीय प्रकृति की बात करूं तो मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि चाहे आपका एल्किल समूह 1 कार्बन का हो, चाहे एल्किल समूह 2 कार्बन का हो, 2 डिग्री एमीन जो है ना वो सबसे आगे आता है। तो 2 डिग्री एमीन सबसे आगे अगर आ रहा है तो उसकी क्षारीय प्रकृति क्या होगी, सबसे ज्यादा, और क्षारीय प्रकृति अगर ज्यादा होगी तो उसका पीके भी क्या होगा भाई, न्यूनतम होगा। ठीक है, तो न्यूनतम पीके भी किसका होगा भाई, 2 डिग्री एमीन का होगा यहाँ पे। कर लोगे भाई। अगला सवाल देखें
निम्नलिखित में से किस यौगिक के अपचयन से LiLH4 द्वारा कराने पर 2 डिग्री अमीन प्राप्त होगा? तो याद रखना भाई, एल्किल आइसोसाइनाइड जो है उनके अपचयन से 2 डिग्री अमीन बनता है, और आपका जो एल्किल साइनाइड होता है उसके अपचयन से क्या बनता है? 1 डिग्री अमीन। क्यों बनता है तो आप थोड़ा सा याद भी रख सकते हैं इस तरीके से। अगर मैं इसका अपचयन कराऊंगा ना, तो इस नाइट्रोजन के दोनों तरफ कार्बन है सीधे जुड़े हुए, और अगर दोनों तरफ कार्बन है, इसका मतलब कितने डिग्री अमीन बन जाएगा भाई? 2 डिग्री अमीन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को जल के साथ गर्म कराने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो भाई जल के साथ गर्म कराने पर फिनोल मिलता है हमें, ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, C6H5N2 प्लस Cl माइनस भी लिख सकते थे आप शॉर्ट में, ठीक है। इसके साथ में मैं किसको रिएक्शन करवा रहा हूँ? मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ H2O को, ठीक है। और ये आप लिख सकते हैं भाई कैसा जल है? ये है आपका गर्म जल। और अगर आप गर्म जल से रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पर जो आपकी 6 मेंबर रिंग है, उस 6 मेंबर रिंग पे कौन आकर के जुड़ जाएगा? OH, ठीक है। N2 बाहर चला जाएगा, HCl बाहर चला जाएगा, और क्या बन जाएगा? फिनॉल। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा भाई? फिनॉल। डन। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा तृतीयक एमीन है? तो आप देख लो भाई, नाइट्रोजन से सीधे 3 कार्बन कहाँ जुड़े हैं? यहीं जुड़े हुए, से में थर्ड ऑप्शन में जुड़े हुए नाइट्रोजन के साथ। एक तो ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ सीधा, और 2 C2H5 के जो कार्बन है वो जुड़े हुए हैं, 2 समूह लगे हुए हैं वहां पे। 28 C6H5N2 प्लस Cl माइनस का अपचयन CH3CH2O से करवाने पर क्या बनता है? तो याद रखिए भाई, ऐसा अगर आप करवा रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास में जो क्या नहीं बनेगा, ओके, क्या नहीं बनेगा, तो भाई अमोनिया नहीं बन पाएगा। कारण क्या है? क्योंकि जब आप अपचयन करवा रहे हो ना, तो देखो, एक तो C6H5 जो आपकी रिंग है ना, उसको मिल जाएगा एक हाइड्रोजन, तो ये तो क्या बना देगा? ये तो बना देगा C6H6। दूसरी बात, यहां पर आपके पास में सह उत्पाद के रूप में क्या बाहर जाता है? N2। और तीसरी बात यह है कि एक हाइड्रोजन जो है ना, वो जो यहां से कम होगा, तो देखो OH के हाइड्रोजन को हटा दिया हमने, और OH से जुड़े हुए कार्बन के हाइड्रोजन को हटा दिया हमने, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3CHO। तो क्या क्या बन गया? C6H6 बन गया, N2 बन गया, CH3CHO बन गया। क्या नहीं बना भाई? NH3 नहीं बना, अमोनिया नहीं बना। कर लोगे भाई। उसके बाद में देखो, आपको एक एमाइड लिख करके दे रखा 3 कार्बन का, और कहा जा रहा है कि LiLH4H2 से उसका रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है? तो भाई एमाइड का जब आप रिडक्शन करोगे ना, तो यहाँ पर भी एमीन ही बनेगा, और 1 डिग्री एमीन बनेगा, ठीक है। ये दोनों बॉन्ड जो है ना, इनको आप ब्रेक कर दो। याद रखने का तरीका बता देता हूँ भाई, इनको ब्रेक कर दो, ऊपर 2 हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लगा दो, तो CH3CH2CH2NH2 बन जाएगा भाई। अब चेक कर लेते हैं आंसर क्या है इसका। प्रोपेन वेनेमीन बन जाएगा। उसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। बहुत बढ़िया सवाल है भाई, पहला क्वेश्चन। हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण जो है, इसकी खास बात यही है कि भाई यहाँ जो एमीन बनती है वो क्या बनती है? एक कम कार्बन की। बढ़िया सवाल है, आ सकता है एग्जाम में। हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया में जो एमीन बनती है वो एक कम कार्बन की एमीन बनती है, ठीक है। चलते हैं आगे भाई। उसके बाद में प्राथमिक एमीन के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया कार्बिल एमीन कई बार डिस्कस हो गई है। हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र कुछ देर पहले डिस्कस हुआ, ठीक है। एमीन के विभेदीकरण में प्रयुक्त होता है। उसके बाद में कार्बिल एमीन अभिक्रिया का उत्पाद क्या होता है? तो भाई आइसोसाइनाइड होता है, RNC बोलते हैं इसको, शॉर्ट में आप बोल सकते हैं RNC। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर प्लस HCl से कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो उसने पूछा यह था कि भाई बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किससे करवाएं कि क्लोरोबेंजीन बने? तो कॉपर प्लस HCl से करवा दो। एनिलीन का पीछे पढ़ भी ली हमने। एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 प्लस HCl से कराने पर प्राप्त उत्पाद क्या है? तो भाई एनिलीन की अभिक्रिया ये पढ़ ली हमने, NaNO2 प्लस HCl या फिर HNO2, दोनों में से कोई सा भी लिख के दे। तो भाई यहाँ जो अभिक्रिया होती है उससे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। बेंजीन डाइएजोनियम का लवण से, या बेंजीन डाइओजिन एजोनियम लवण से लिख सकते हैं, लवण से फ्लोरोबेंजीन प्राप्त करने वाली अभिक्रिया का नाम बोल्सिमान है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। और आपका जो एरोमेटिक फ्लोराइड है उनको बनाने का ये मेथड है बोल्सिमान, अकेली अभिक्रिया है जिससे आपके पास में एरोमेटिक फ्लोराइड बनते हैं। फिर उसके बाद में डाईएथिल एमीन में नाइट्रोजन का संकरण क्या होता है? sp3 बता चुका हूं भाई। उसके बाद में इसका IUPAC नाम पूछ रहा आपसे, तो भाई नंबरिंग कर लो 1 2 3। तो कार्बन नंबर 2 जो है उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? एमिनो समूह लगा हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। और कार्बन 2 पे क्या लगा हुआ है? एमीन, तो प्रोपेन 2 एमीन। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जल के साथ अभिक्रिया अभी हमने बात करी थी, फिनोल बनता है। कौन से एमीन जल में विलय होते हैं? अविलय होते हैं। अविलय होते हैं भाई 3 डिग्री एमीन। कारण क्या है? क्योंकि नाइट्रोजन पे 3 एल्किल समूह लग जाते हैं, ठीक है। तो जो जल विरोधी भाग होता है, जो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, उसकी आ, उसके बढ़ने से, ठीक है,
या फिर आप ये कह सकते हैं जल विरोधी भाग जो है इसके बढ़ने से जो आपका एमीन है 3 डिग्री एमीन, उसकी जल में विलेयता कम हो जाती है। फिर चतुष्क अमोनियम लवण जो है इसका एक उपयोग बताना है भाई। तो चतुष्क अमोनियम लवण का उपयोग पृष्ठ सक्रिय पदार्थ के रूप में किया जाता है। ये पृष्ठ सक्रिय पदार्थ क्या होते हैं? तो भाई जो हमारे क्या बोलते हैं भाई, डिटर्जेंट जो होते हैं, ठीक है, इनके अंदर इसका यूज होता है, जिसको बोला जाता है सरफेक्टेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में, सरफेक्टेंट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद में जो अगला सवाल है हमारे पास वो है तृतीयक ब्यूटिल एमीन किस प्रकार का एमीन है? तो भाई प्राथमिक एमीन है। कैसे बनता है तृतीयक ब्यूटिल एमीन? तो वो भी देख लीजिए। तृतीयक ब्यूटिल मतलब एक ऐसा कार्बन होना चाहिए जो तृतीयक हो और टोटल कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 4। एमीन मतलब NH2, ये है तृतीयक ब्यूटिल एमीन। तो आप देख सकते हैं भाई 1 डिग्री एमीन है, ठीक है। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में एमीनो के प्राकृतिक स्रोत, तो भाई प्राकृतिक स्रोत प्रोटीन, विटामिन, एल्केलॉइड और हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या आ रहा है? ये है भाई मेथेनेमीन को एथेन नाइट्राइल में रूपांतरित करने के लिए आवश्यक अभिक्रिया अनुक्रम दीजिए। तो देखो भाई मेथेनेमीन को लिख लो पहले तो मेथेनेमीन ये रहा, और इसको कन्वर्ट किस में करना वो भी आपको पता होना चाहिए, एथेन नाइट्राइल। एथेन नाइट्राइल का मतलब क्या है? एथेन नाइट्राइल का मतलब है कि आपका जो CN है ना, उसके अलावा एक कार्बन और होगा। टोटल कार्बन कितने होने चाहिए? 2। तो देखो ये रहा। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो आपको पता लग जाना चाहिए इस चीज का कि यहाँ मेरे पास में एक कार्बन है और इस एक कार्बन वाले कंपाउंड को मैं कितने कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ? 2 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इसके लिए जरूरत क्या है? इसके लिए जरूरत यह है कि सबसे पहले आप NOCl जलीय KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये NOCl क्या है? NOCl है टिल्डन अभिकर्मक। तो टिल्डन अभिकर्मक से यहाँ पर रिएक्शन जब होगी तो क्या हो जाएगा भाई? N2 बाहर जाएगा और आपका H2O बाहर चला जाएगा 1 मोल, और HCl बाहर चला जाएगा। एक OH जो है यहाँ पर बचेगा भाई। तो यहाँ हम क्या कर देंगे? यहाँ पर आपके पास में एल्कोहल बन जाएगा। उस एल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 से करवाते हैं, आपको याद होगा डार्जन अभिक्रिया। तो यहाँ से SO2 गैस बाहर जाएगी और एक HCl बाहर जाएगा, तो CH3Cl बनेगा, मतलब मिथाइल क्लोराइड। और मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया किससे करवा देंगे? KCN से। तो क्या बन जाएगा भाई? CH3Cl। ठीक है, कर लोगे भाई? तो देखो पीछे के लेक्चर आप देखते तो आपको पता होगा भाई, ये डार्जन है, मैं पढ़ा चुका हूं आपको। जल में विलेय तथा जल में अविलेय डाइएजोनियम लवण कौन से हैं? तो भाई जो जल में विलेय होते हैं वो हैं आपके बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और इसके अलावा जो जल में अविलेय होते हैं वो आपके होते हैं बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। ये जो है ये जल में क्या होते हैं भाई? अविलेय होते हैं। क्लियर होती है बात भाई? फिर केबी और पीकेबी, तो भाई पीकेबी और केबी का ये रिलेशन है। पीकेबी जो है वो माइनस log केबी के बराबर होता है। केबी का जो माइनस log है इसके बराबर। पीकेबी तथा एमीन की क्षारीय प्रकृति किस प्रकार से संबंधित है? तो भाई पीकेबी का मान ज्यादा होगा तो उसकी क्षारीय प्रकृति उतनी कम होगी। अभी बताया था मैंने कुछ देर पहले, दोनों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। जल में हाइड्रोजन बंध विलायकन द्वारा एमिनो के स्थायित्व के कम होने का क्रम क्या है? तो देखो जल में हाइड्रोजन बंध जो है इसके बनने की जो दर है वो सबसे ज्यादा प्राथमिक एमीन में होगी, क्योंकि प्राथमिक एमीन में जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन उपस्थित है। फिर उससे कम 2 डिग्री जिसमें 1 हाइड्रोजन बचेगा, और सबसे कम 3 डिग्री में। तो इस रेट से डिक्रीज करता है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे अधिक विद्युत परमाणु पर, हाइड्रोजन बंध बनने की दर उतनी क्या होगी? ज्यादा। डाइएजोटीकरण अभिक्रिया किस ताप पर संपन्न होती है? तो भाई रूम टेम्परेचर पे होती है, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। एनिल में एमिनो समूह का सक्रियण प्रभाव को कैसे नियंत्रित किया जाता है? मैंने अभी आपको सिखाया था भाई। एसिटिलीकरण कर दो या तो आप, या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कर दो। उसके लिए 2 तरीके हैं एसिटिलीकरण करने के, या तो एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराओ या फिर एसिटिल क्लोराइड से करवाओ। फिर सल्फेनिलिक अम्ल क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सल्फेनिलिक अम्ल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो सल्फेनिलिक अम्ल बनता कैसे है? अगर आप एनिलीन की रिएक्शन करवा रहे हो किससे? H2SO4 से, तो होगा क्या? जो आपका H2SO4 है ना, ये आपको प्रोवाइड करवाता है क्या? ये आपको प्रोवाइड करवा रहा है SO3H। ठीक है, वैसे पहले तो SO3 बनाता है, फिर वो H+ की शिफ्टिंग हो जाती है, उसकी बात मैकेनिज्म के अंदर कभी करेंगे भाई। तो SO3H जो है आप ये याद रख लो कि सल्फोनेशन में, सल्फोनीकरण में SO3H हमें मिलता है। SO3H हमने कहाँ लगा दिया? पैरा पोजीशन पे। अब देखो क्या है, ये जो SO3H है ना, ये तो एक अम्लीय समूह है। कैसा समूह है भाई? ये तो अम्लीय समूह है। और अम्लीय समूह है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि भाई ये H+ त्यागेगा। H+ त्यागेगा तो देखो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये कैसा व्यवहार करता है भाई? NH2, ये क्षारीय व्यवहार करेगा। तो उस त्यागे हुए H+ को कौन ग्रहण करेगा? नाइट्रोजन का लोन पेयर। तो यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ने से क्या बन जाएगा? NH3+, और H+ निकलने से यहाँ क्या आ जाएगा? SO3-। तो एक ही कंपाउंड के अंदर एक धनावेश है और एक क्या आ गया भाई? आपका ऋणावेश। तो दोनों एक साथ उपस्थित हैं, तो इस स्पीसीज को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ज्वेटर आयन।
ठीक है भाई, चलें आगे। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल अपने पास में है, एनिलीन फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं देता? तो देखो इसका भी एक रीजन है। फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या काम में आता है? फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया में आता है लुईस उत्प्रेरक काम में। तो एनिलीन को मैं अगर ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको भाई। और ये जो लुईस उत्प्रेरक होता है ना, वो आपका क्या होता है? वो होता है आपका AlCl3। इसके पास खाली कक्षक होता है एल्यूमिनियम के पास, क्योंकि ये लुईस अम्ल है भाई, इसके इसका अष्टक पूरा नहीं है। तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है? एल्यूमिनियम को। और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो भाई यहां पर क्या होता है कि C6H5NH2, और इसके साथ किसको जोड़ देंगे आप? AlCl3। यहां पर जो बॉन्ड बनता है ना, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। आप सहसंयोजक भी दिखा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। डोनर पे पॉजिटिव आ जाएगा और एक्सेप्टर पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ये एक संकुल बन जाता है। अब AlCl3 को लिया क्यों जाता है? AlCl3 को तो इसलिए लिया जाता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाने में मदद करता है, ठीक है। और पहले ही उससे रिएक्शन कौन कर गया? पहले उससे एनिलीन अभिक्रिया कर गया। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, ये अम्ल क्षार अभिक्रिया का भी उदाहरण है। ये लुईस अम्ल है और ये लुईस क्षार है। एनिलीन किसका बिहेव कर जाएगा? लुईस क्षार का। तो जो AlCl3 है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अगर आपको क्या करवाना है? एल्किलीकरण जो भी करवाना है आपको एनिलीन का, उसको इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाने का उसका काम था, लेकिन उसके साथ पहले ही कौन अभिक्रिया कर जाता है? एनिलीन। तो यहाँ पर लिखा हुआ भाई लवण बन जाता है, अभिक्रिया नहीं दे पाता। निम्नतर एलिफेटिक एमिनो की गंध कैसे होती है? तो ये शायद नहीं पूछेगी ऐसी बातें तो। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहले तो देखो थैलेमाइड कैसे बनता है। थैलेमाइड बनाने का तरीका मैंने पीछे भी बताया भाई। थैलेमाइड बनाने का तरीका ये कि भाई आप थैलिक अम्ल लीजिए, ठीक है, और थैलिक अम्ल से आप क्या बनाइए? थैलिक एनहाइड्राइड। और थैलिक एनहाइड्राइड जो बनता है उसकी रिएक्शन आप किससे कराओ? अमोनिया से। तो ये स्टेप मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ, बाकी आप रिएक्शन को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगी वो भी। ये होता है थैलिक अम्ल। पीछे के लेक्चर्स में हमने पढ़ा भी है इसको भाई। यहाँ क्या रहता है? यहाँ रहता है COH, और यहाँ पर भी क्या रहेगा? COH। तो पहले तो यहाँ से क्या होगा? पहले तो यहाँ से H2 एलिमिनेट कर देंगे हम। H2 एलिमिनेट करेंगे तो देखो क्या बनेगा, थोड़ा सा मैं आपको रफली समझा देता हूँ एक बार। और ये क्या बन जाएगा? देखो CO, एक तरफ से आपने क्या लिया है? OH, और एक तरफ से आपने लिया है H, ठीक है। तो ये थैलिक एनहाइड्राइड बन गया। फिर आप इसकी रिएक्शन अमोनिया से करवा दो। तो अमोनिया को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? H2NH। यहाँ से क्या बाहर चला जाएगा? H2O। तो जो आपका NH है वो आगे यहाँ जुड़ जाएगा। अब KOH से अभिक्रिया कराओ। KOH क्या है? आपका क्षार है। ये OH माइनस यहाँ से किसको ले जाएगा? H प्लस को। तो क्या बन जाएगा भाई? H2 तो गया बाहर, यहाँ से बचा हुआ K प्लस नाइट्रोजन के नेगेटिव पे जुड़ गया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोटेशियम थैलेमाइड। अब ये जो पोटेशियम थैलेमाइड है, इसमें नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। ये आक्रमण करता है एल्किल हैलाइड पर। कौन सा आक्रमण है? ये नाभिक स्नेही आक्रमण है, ठीक है। क्योंकि खुद भाई बल्कि है साइज में, तो जो हैलाइड हम लेंगे वो क्या लेंगे? वो लेंगे हम 1 डिग्री हैलाइड। इस बात का ध्यान रखना भाई, कोई पूछ भी सकता आपसे। तो जब यहाँ से अटैक होगा, बैक अटैक होगा, क्योंकि SN2 को फॉलो करेगा, 1 डिग्री हैलाइड है, तो बैक अटैक होगा। बैक अटैक होगा तो यहाँ से X माइनस बाहर गया, R कहाँ पे जुड़ गया? आपके नाइट्रोजन पे। अगले स्टेप में क्या होगा? जो आपका एन एल्किल थैलेमाइड बना है ना, उस एन एल्किल थैलेमाइड की रिएक्शन किससे करवा देंगे भाई? NaOH से। NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, अगर आप सीधा लिख के आएंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक तरफ आप किसको जोड़ देंगे? OH को, और यहाँ क्या जोड़ देंगे? सॉरी, यहाँ पर आप जोड़ देंगे, कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं इसको। कैसे जोड़ेंगे? देखो, इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं H, और यहाँ आ जाएगा ONA। इसी तरीके से इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर H आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? ONA। तो ये तो क्या बन गया? RNH2। मेन प्रोडक्ट हमारा यही है, 1 डिग्री अमीन। बाकी जो ONA है उसको CO के साथ जोड़ दो दोनों तरफ। कर लोगे भाई? तो ये कहानी है किसकी? ये कहानी है आपकी गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, जो इंपॉर्टेंट है। फिर हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, इसकी एक बात मैं पहले बता चुका हूं। यहाँ जो एमीन बनता है वो एक कम कार्बन का बनता है, और एक कम कार्बन का जो एमीन है वो किस तरीके से बनेगा? उसके लिए आपके पास में एक तो अमाइड होना चाहिए, और उस अमाइड की अभिक्रिया आप किससे करवा रहे हैं? Br2 से करवा रहे हैं, और 4 मोल NaOH से करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है भाई? बेसिकली होता यह है कि आपका जो एमाइड है, इसमें जितने भी कार्बन है उससे कम कार्बन का एमीन बनाना। तो भाई कार्बन तो मुझे यहाँ दिख रहा है, बस इसको हटा दो आप। क्या बन जाएगा? RNH2। कितने डिग्री अमीन है? 1 डिग्री। और 4 मोल बेस के काम आते हैं। ये तो मैकेनिज्म के अंदर आती हैं सब बातें, खैर, बट आप सीधी अभिक्रिया याद रखें, क्योंकि संभावना ये रहती है बोर्ड के अंदर, खासतौर पर राजस्थान बोर्ड में, कि हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया का आपसे समीकरण पूछता है, बस मैकेनिज्म नहीं पूछेगा।
कार्बिल अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन है, ये आपके पास है 1 डिग्री अमीन का CH3 क्लोरोफॉर्म 3 मोल बेस के एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, अरुचिकर गंध आती है। ठीक है, तो इस गंध से पता लग जाता है कि भाई 1 डिग्री अमीन था, जो हमने उसकी रिएक्शन किससे करवा दी, क्लोरोफॉर्म से और बेस से। एमीनो की क्षारीय प्रकृति, तो देखो ये पूरी बातें लिखी हुई हैं, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एमीनो की क्षारीय प्रकृति की पहला एग्जांपल तो ये आपसे कह दे कि भाई कैसे आप प्रूव करोगे, तो आप कोई भी एमीन उठा लो, उस एमीन की रिएक्शन, जैसे मैंने 1 डिग्री एमीन यहाँ पर ले रखा है, तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, अगर इसके संपर्क में H+ आ रहा है तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को हम किसको डोनेट करवा रहे हैं, H+ को, तो नाइट्रोजन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया, तो ये क्या बन गया है भाई, NH3 पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो आपके एमीन होते हैं उन पे नाइट्रोजन के लोन पेयर, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है उसका दान होता है, और वो डोनेट जब किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि इस एमीनो की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय। अब क्षारीय प्रकृति कब कम होती है, कब ज्यादा होती है, तो देखो एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि एल्किल समूहों की संख्या नाइट्रोजन पे अगर बढ़ती है तो क्षारीय प्रकृति जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन एल्किल समूहों की संख्या बढ़ने से दो चीजें होती हैं, क्षारीय प्रकृति तो खैर बढ़ रही है लेकिन साथ में एक नेगेटिव इंपैक्ट और आ रहा है, और वो नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट का मतलब है जो क्षारीय प्रकृति को कम भी करेगा, वो है त्रिविम बाधा, मतलब नाइट्रोजन पे ज्यादा भीड़ अगर आप बढ़ा दोगे तो जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह है या इलेक्ट्रॉन लेने वाला परमाणु है उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ेगा, जो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है भाई। ठीक है, तो होगा क्या, देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर भाई कि आपके पास में गैसीय प्रावस्था में तो सीधा है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और जो जलीय अवस्था के हैं वो दोनों ऑर्डर में बता चुका हूँ। एल्किल समूहों का जो प्लस आई है उसके कारण बढ़ रही है एक तो क्षारीय प्रकृति, दूसरी बात त्रिविम बाधा जो है उसका भी आपको ध्यान रखना है, ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस अगर हो जाता है त्रिविम बाधा तो क्षारीय प्रकृति को क्या करता है भाई, वो प्रभावित करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है जो यहाँ पर लिखी हुई है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है एरिल एमीन से अधिक क्षारीय प्रवृत्ति अमोनिया की क्यों है, ये बहुत बढ़िया सवाल है, आपसे पूछ सकता है। तो देखो आपकी जो एरिल एमीन होती है, मैं बता चुका हूं आपको, एरिल एमीन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो अनुनाद में भाग ले लेता है, इसलिए उसकी नाइट्रोजन पे उपलब्धता कम हो जाती है, जबकि अमोनिया के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अमोनिया में आपका जो लोन पेयर है ना वो स्थानीकृत रहेगा, रुका हुआ रहेगा, किसी दूसरे एटम पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है वो, लेकिन यहाँ क्या हो जा रहा है भाई, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है, तो इससे क्या हो गई, नाइट्रोजन पे खुद पे पॉजिटिव आ रहा है भाई अनुनाद के कारण, तो उपलब्धता कम हो गई, तो क्षारीय प्रकृति क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। हिंसबर्ग अभिकर्मक किसको कहते हैं, C6H5SO2Cl, मतलब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को। डाइएजोनियम लवण की अनुनादी संरचना भाई ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा होता है ना उसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो क्या करता है, वो वलय के पाई बंध को बाहर खींचता है भाई, मतलब ये है कि जब ये पाई बॉन्ड उठ के बाहर जाएगा तो वलय में कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन पे भी पॉजिटिव है पहले से, क्योंकि आपने इधर से जैसे ही, अलग से समझाता हूं देखें, इसको समझना पहले स्टेप को, बाकी तो पूरा प्रोसेस आगे का तो खैर सेम ही रहेगा। यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, वलय से जो सीधा जुड़ा हुआ परमाणु है ना नाइट्रोजन, उसके 4 बॉन्ड बने हुए, इसके तो खैर 3 ही है, तो इस पे तो लोन पेयर दिखा सकते हो आप। अब अगर वले से सीधे जुड़े हुए परमाणु पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वले से इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे। अब अगर आप यहाँ नया बॉन्ड बनाओगे ना तो नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बन नहीं सकते हैं, तो ये डबल बॉन्ड किसको दे दोगे आप, नाइट्रोजन को, यही किया हमने, नाइट्रोजन को दिया तो नेगेटिव आ गया, इसको कोई फर्क पड़ा नहीं, एक बॉन्ड इधर से आपने कम किया तो नीचे से एक बॉन्ड बन भी गया, पॉजिटिव चार्ज जो था नाइट्रोजन पे वो एक कार्बन छोड़ के कहां पे आ गया, कार्बन पे आ गया, रिंग के कार्बन पे। अब बस इसके अंदर विस्थानीकरण करवा दो, पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन छोड़ के नीचे, फिर करवाओगे तो एक कार्बन छोड़ के फिर नीचे, अगले में क्या होगा, नेगेटिव यहाँ उतार दो, और नेगेटिव जैसे आप यहाँ उतारोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, ये जो डबल बॉन्ड देखो इसने डबल बॉन्ड गायब कर दिया, इस डबल बॉन्ड को आप कहाँ ले आओगे, यहाँ पे, तो वही बन जाएगा जो हमने पहले ले रखा था। ठीक है भाई, तो इसके बाद की जो कहानी है वो सुने इसके बाद में, क्योंकि इसको पूरा ही करते हैं हम एक लेक्चर में, ज्यादा बातें रह नहीं गई हैं। इसके बाद है डाईएजोटीकरण अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण। तो डाईएजोटीकरण अभिक्रिया में आपके पास में क्या है, आपके पास में एनिलीन है, इसकी रिएक्शन नाइट्रस अम्ल से करवाई जा रही है 273 से 278, और क्या बन जा रहा है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, फिर 2 मोल NaCl और 2 मोल H2O। ठीक है, ये डाईएजोटीकरण है, इसका जरूर ध्यान रखना भाई। सैंडमेयर अभिक्रिया और गाटरमान अभिक्रिया ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, कंफ्यूज नहीं होना है भाई दोनों में, क्योंकि दोनों दिखने में थोड़ी एक जैसी सी लगती हैं। तो सैंडमेयर और गाटरमान का जो रासायनिक समीकरण देखो ये रहा भाई, दोनों में आपको दिखा देता हूं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया गया है, अगर आपके पास में कॉपर सॉल्ट है, Cu2Cl है, Cu2Br है, या फिर CuCN है, तो करना क्या है, अपने को सिर्फ इतना सा काम करना है कि आपके पास में जो बाहर डाइएजोनियम ग्रुप है ना इसको हटा दो आप,
Cu2Cl ले रखा है तो Cl जोड़ दो रिंग पे, Cu2Br2 ले रखा है तो Br जोड़ दो, और CuCl ले रखा है तो साइनाइड जोड़ दो। ठीक है, ये कहानी है। और दूसरी में क्या करना है, अगर आपके पास सिर्फ कॉपर है और साथ में HCl है तो भी क्लोरोबेंजीन ही बनेगा। कॉपर है, HBr है आपके पास में, तो यहां पर क्या बन जाएगा भाई, Br लग जाएगा। ठीक है भाई, ये R छोटा रहता है यहाँ पे HBr, तो यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो ये सैंडमेर और गाटरमान है, ये वाली जो रिएक्शन आपकी गाटरमान अभिक्रिया है, और ये ऊपर वाली रिएक्शन कौन सी है, सैंडमेर। कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। ठीक है, युग्मन अभिक्रिया पर आपको क्या लिखना है भाई, शॉर्ट नोट लिखना।